नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 68 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। आज का हमारा टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं, और उसमें भी सब टॉपिक है आपका मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो पिछली वर्कशीट में हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था कि लैंगिक जनन होता क्या है और लैंगिक जनन में क्या क्या कंडीशन होनी जरूरी है। तो उसमें नर और मादा का होना जरूरी था। ये हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव में किशोर अवस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधित अनेक परिवर्तन होते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो लक्षण बाद में प्रकट होते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोर अवस्था की इस अवधि को यौनारंभ कहा जाता है, जिसमें पुरुषों की आवाज का भारी होना, औरतों की आवाज का बारीक होना, दाढ़ी पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण है। स्त्रियों में स्तनों का बड़ा होना, ये सब द्वितीय लैंगिक लक्षण है। अब देखिए, नर और मादा युग्मक जननांगों वर्षण और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर और मादा युग्मक जननांगों कहाँ उत्पन्न होते हैं? युग्मक जननांगों में। कौन से जननांगों में होते हैं? युग्मक वर्षण और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है शुक्राणु नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। यानी मनुष्य में शुक्राणु जीवन भर उत्पन्न हो सकते हैं, वो आजीवन संतान पैदा कर सकता है। मादा और लड़कियों में रजो दर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। रजो दर्शन से मिलता है। रजो दर्शन से पहली बार उनके मेस्टर साइकिल चक्कर शुरू होता है, हेमसिफ्रेड आता है, उससे उसका अंडाणु उत्पत्ति का संकेत मिलता है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। यानी 45 से 50 साल तक रहती है, उसके बाद में रुक जाती है, फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है, जिसे मेनफोज अवस्था कहते हैं। इस स्थिति को रजो निवृत्ति इंग्लिश में मेनफोज अवस्था कहते हैं, जो 45 से 50 की आयु में होती है। अब देखिए, मैं एक एक चीज करके आपको बताता जाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी डाउट को क्लियर कीजिए। देखो, नर जनन अंग ये। अब देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको पहले समझा देता हूँ आपको, पहले पढ़ लो, आपको पढ़ा देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, आपकी डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। यानी नर जनन कोशिका को उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिका को निषेचन स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु निर्माण वर्षण में होता है। कहाँ पर होता है? वर्षण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु का उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं आपको। देखिए, यहां पर ये है, पहले पढ़ लो, इसको पूरा पढ़ा देता हूं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों पर नियंत्रित करता है। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। यह शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त बनाती है। मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। प्रोस्टेट और शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, जिसमें शुक्राणु एक तरफ माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतर सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायक होती है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको समझा देता हूं। ये आपका वो है, देखिए। देखिए बच्चों, आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए आप।
इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। देखो ये लीजिए, ये आपका फुल कर दिया मैंने, बड़ा हो गया। अब इसमें मैं समझाता हूँ, समझते जाइए, मेरे साथ साथ बने रहिए आप। बिल्कुल देखिए बच्चों, ये पूरा नर जनन तंत्र है। क्या है? नर जनन तंत्र है। अब ये क्या है, अब आपको बता देता हूँ। यह है वर्षण। वर्षण क्या है? ये है वर्षण। इस वर्षण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। कहाँ क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु किस में बनते हैं? यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु इसमें से कहाँ पर? यहाँ पर शुक्राशय होता है। इस जगह पर क्या होता है? शुक्राशय। शुक्रवाहिनी बाद में होती है, पहले शुक्राशय होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पर एपिडर्मिस होता है। हाँ, अधिवर्षण होता है। ये हो गया वर्षण। और यहाँ पर एक होता है अधिवर्षण। क्या होता है? अधिवर्षण। अधिवर्षण होता है, अधिवर्षण। तो ये शुक्राणु बनते जाते हैं और अधिवर्षण में ये परिपक्व होने के लिए रुके रहते हैं यहाँ पर। तो इसमें परिपक्व होते हैं। अधिवर्षण से फिर आगे ये शुक्रवाहिनी, ये होती है शुक्रवाहिनी, जिससे शुक्राणु गुजरते हैं और शुक्राणु कहाँ चले जाते हैं? शुक्राशय में चले जाते हैं। यहाँ पर ये शुक्राशय है। शुक्राशय में शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। अब क्या होता है? यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। वो तरल पदार्थ यहाँ पर देखो, मैं फिर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो फिर, ये अधिवर्षण है। अधिवर्षण में शुक्राणु परिपक्व होता है। ये अधिवर्षण, ये अधिवर्षण हो गया। अधिवर्षण, अधिवर्षण में शुक्राणु परिपक्व होता है। यहाँ से शुक्राणु यहाँ से होते हैं कहाँ जाते हैं? इसमें जाते हैं। ये देखो, ये शुक्राशय। ये क्या है? शुक्राशय में चले जाते हैं। वो ये मूत्राशय है। ये क्या है? मूत्राशय। जो लिखा रहा है यहाँ पर मूत्राशय है, ये मूत्राशय है। तो शुक्राणु शुक्राशय में चले जाते हैं। फिर शुक्राशय में से क्या है? शुक्राणु यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। और तरल पदार्थ के साथ में मिलके यहाँ पर ये क्या होता है? तरल पदार्थ स्रावित होता है। और तरल पदार्थ मिलके यहाँ पर एक तरल पदार्थ जो रस स्रावित होता है, उसे शुक्राणु मिल जाते हैं और वो एक किसका रूप बन जाता है? वीर्य का। उसे क्या कहते हैं? हम वीर्य कहते हैं। जब मैथुन के समय, जब स्खलन के समय जब मैथुन होता है, तब वो तरल पदार्थ के माध्यम से यहाँ पर ये मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी है, तो मूत्रवाहिनी से ये शुक्रवाहिनी जुड़ी रहती है। तो इससे ये इस शीशन मार्ग द्वारा ये तरल पदार्थ, जिसे वीर्य कहते हैं, वो मादा की वैजाइना में डाल दिया जाता है, जिससे निषेच वहाँ पर वो मादा के शरीर में पहुँच जाता है, जिसे मैथुन कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं मैथुन कहते हैं। तो इस संपूर्ण, और यहाँ पर ये वषण कोश है। ये क्या है? वषण कोश, जिसके अंदर वषण रहता है। वषण हमारे शरीर से बाहर रहता है। कारण है क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता है इसका से ये शुक्राणु का इसको यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। तो हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है, जिस वजह से टेस्टिस जो वर्षण होते हैं हमारे शरीर से बाहर होते हैं। ओके बच्चों, ये तो हुआ नर जनन तंत्र, जो आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखो, आपको मैं यहाँ पर ले जा चलता हूँ मादा जनन तंत्र। देखिए मादा जनन तंत्र क्या होता है, ध्यान पूर्वक देखना। मादा जनन तंत्र क्या है? यहाँ पर देखो, मादा जनन तंत्र, मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय कहाँ? ये अंडाशय हैं। फिर मैं बाद में इसको बड़ा करके डायग्राम को आपको बताऊंगा। ये अंडाशय होता है, ठीक है, इन अंडाशय में होता है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी उत्पादित करते हैं। यहाँ पर ही होता है, जो अंडाशय होता है, यहाँ से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पर जो टेस्टिस है ना, इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो नर में जो लैंगिक द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। देखो ये रहा ना, शुक्राणु उत्पादन नियंत्रित, ये नियंत्रित कौन का? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। और इसी से ही क्या होता है? द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। और नर में जो भी जनन क्रिया में जो कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। इसी प्रकार से
महिलाओं में भी क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके अंडाशय से स्रावित होता है, जिसके कारण ही उसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं और बाकी जनन की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कि लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशय में लगभग 200 दो अंडाशय होते हैं, तो दोनों में 200 यानी कि पूरे टोटल 400 अंडाणु के करीबन अंडाणु पाए जाते हैं। कब? लड़की के जन्म के समय ही अंडाणु होते हैं, पर वो परिपक्व अवस्था में नहीं होते। यौवन आरंभ में इसमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। तो ये कब? जैसे कि 13 से 14 वर्ष की एज में, 13 से 14 वर्ष की एज में जब लड़की होती है तो उसके ये अंडाणु परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं। 13 से 14 वर्ष के में परिपक्व होना शुरू कर देते हैं और अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र कहते हैं, उसके द्वारा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र स्रावित शुरू होने के साथ साथ ही वो परिपक्व हो जाता है और वो एक यौवन अवस्था में आने का संकेत देता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर है अंडवाहिका और फैलोपियन ट्यूब द्वारा ये अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाता है। और ये क्या होता है, यहाँ से अंड कोशिका को फैलोपियन ट्यूब है ना, वो गर्भाशय तक ले जाती है अंड कोशिका को। दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। कहाँ पर खुलता है? योनि में खुलता है, यहाँ पर गिरवा द्वारा। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए उनमें क्या है, शुक्राणु इस प्रकार से होता है। शुक्राणु में पूंछनुमा संरचना पाई जाती है। आगे इस प्रकार से होता है, गर्दन 3 भागों में, सिर और गर्दन और पूंछ 3 भाग से मिलकर शुक्राणु बना होता है। उसकी पूंछ भाग होता है, जो पूंछ वो ही गति प्रदान करता है, जिसे शुक्राणु गति करता हुआ योनि मार्ग से अंदर चला गर्भाशय तक पहुंच जाता है और सिर द्वारा वो किसको? अंड को निषेचित कर देता है। ठीक है, तो ये अंड कोशिका से मिल सकता है। योनि मार्ग से स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके ये अंडवाहिका द्वारा पहुंच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचन, निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। और निषेचित अंडा क्या? विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जिसे रोपण कहते हैं, जहाँ वह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। माँ का शरीर धारण, गर्भ धारण और उसके विकास के विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने और उसके पोषण हेतु तैयार करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती है। भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके एक विशेष संरचना है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तस्त्री नुमा संरचना है, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतकों के प्रवर्धन होता है। माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं, जो प्रवर्धन को आच्छादित करते हैं। ये माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ का स्थानांतरण हेतु वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उससे उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये कौन सा आपके जो मादा जनन अंग है उसके बारे में, अब मादा जनन अंग के बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, आपको मैंने बता दिया कि नर जनन तंत्र में वर्षण होते हैं। वर्षण में शुक्राणु निर्माण होता है। शुक्राणु शुक्राशय में इकट्ठे होते रहते हैं। अधिवर्षण में वो क्या परिपक्व होते हैं और शुक्राशय में वो इकट्ठे होते रहते हैं। और शुक्राशय में से जब मैथुन के समय जब नर और मादा एक दूसरे से मिलते हैं और मैथुन प्रक्रिया के द्वारा जब स्खलन होता है, तो शुक्राणु प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित तरल पदार्थ के साथ में मिलकर एक वीर्य बना लेते हैं। और वीर्य क्या होता है? वो वीर्य योनि मार्ग से अंदर प्रवेश करता है। किसमें?
ये सीजन के द्वारा योनि में डाल दिया जाता है। योनि से वो क्या करता है, उसमें से शुक्राणु, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु अपनी पूंछ की गति द्वारा, किसके द्वारा, शुक्राणु में क्या होता है, शुक्राणु इस प्रकार से शुक्राणु होते हैं, वो अपनी पूंछ की गति द्वारा कहाँ पर, वो इसमें से योनि मार्ग से होता है गर्भाशय में, यहाँ चले जाता है। अब मैं बता देता हूँ आपको, शुक्राणु पहुंच गए यहाँ, कहाँ पर पहुंच गए, शुक्राणु यहाँ पहुंच जाते हैं। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको कि ये है अंडाशय। अंडाशय में क्या है, फेलोपियन ट्यूब। अब ये फेलोपियन ट्यूब है, अंडवाहिनी है। तो ग्रेफियन पुटिका, यहाँ पर अंडाशय। अब इसमें क्या आपको पता है, जब लड़की जन्म लेती है, जब भी उसके 200 अंडाणु, इसमें लगभग 200 अंडाणु इसमें पाए जाते हैं, 400 अंडाणु होते हैं। तो इसमें से जैसे वो 13 साल की या 14 साल की होती है, तो प्रथम बार उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी स्रावित आती है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन। तो उसमें से वो रजोदर्शन शुरू होता है, उससे ही उसमें क्या होता है, अंडाणु बनना परिपक्व, अंडाणु तो रहते हैं पर ये अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं। और प्रत्येक माह दोनों में से बारी बारी से एक अंडाणु रिलीज होता है, और वो अंडाणु ये अंडवाहिनी द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, अंडवाहिनी में यहाँ पहुंच जाता है। अंडवाहिनी में कहाँ पहुंच जाता है, वो यहाँ पर पहुंच जाता है। वो कैसे, कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्कर एमसी जो कहते हैं, जिसे जो स्रावित होती है, तो इसका टाइम पीरियड होता है 28 दिन, 28 से 30 दिन ऐसे होता है। तो इसमें 28 दिन में होती है। तो यहाँ पर ये क्या, लगभग 5-6 दिन तक ये रक्तस्राव होता है। तो रक्तस्राव के बाद में यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक लेयर बनती है, ये गर्भाशय में एक लेयर बनती है, जो भ्रूण को विकसित करने के लिए तैयार होती है, भ्रूण को रोपण करने के लिए तैयार होती है। यहाँ पर एक लेयर बन जाती है। अब वो लेयर बनने के बाद में जैसे ही 14वें या 15वें दिन यहाँ से अंड से, यानी कि अंडाशय से एक अंडाणु रिलीज होता है, और अंडाणु रिलीज होकर वो अंडवाहिनी में चला जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी। उस टाइम यदि मादा की योनि मार्ग से पुरुष के वीर्य के द्वारा यदि शुक्राणु डाल दिया जाता है, तो वो शुक्राणु गति करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, अंडवाहिनी में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, अंडवाहिनी में पहुँच जाता है। और अंडवाहिनी में यहाँ पर नर और मादा, यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं। यहाँ पर अंडाणु दोनों मिलते हैं और निषेचन होता है। तो निषेचन कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में। यहाँ पर अंडवाहिनी में निषेचन होता है। कहाँ होता है, निषेचन होता है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन होता है। उसके बाद में भ्रूण, यहाँ से ये भ्रूण है, ये गति करता हुआ गर्भाशय में आ जाता है, और यहाँ पर 2-3 दिन में इसका रोपण होता है, और विदलन की क्रिया द्वारा वो भ्रूण बड़ा होता चल जाता है, और वो 9 माह के बाद में बच्चे के रूप में माँ के वेजाइना यानी योनि मार्ग द्वारा बाहर आ जाता है, जिसे प्रसव कहते हैं। प्रसव हो जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है। ये प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनल संपर्क करके या कमेंट बॉक्स में लिखे, या मेरे से पर्सनल संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। ये तो हो गया इसमें। अब यह आपको मैं बता देता हूँ, रजो निवृत्ति क्या होती है, जब एमसी पीरियड आना बंद हो जाता है, जो 45 से 50 साल की में होता है, और जब शुरू होता है उसे रजो दर्शन कहते हैं। अब ये है आपके, ये था आपके नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में मैंने बता दिया कि ये शिशन मार्ग द्वारा मादा की योनि में डाल दिया जाता है। शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है, शुक्राशय में इकट्ठे होते रहते हैं। ये मूत्राशय है, और मूत्राशय का इसका मार्ग एक ही होता है। ओके बच्चों, तो और यहाँ पर देखो, यह मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पर दोनों, ये देखो मादा में क्या होता है, मादा जनन तंत्र में मूत्र मार्ग और जो योनि मार्ग में यहाँ पर 2 छिद्र होते हैं, एक तो गर्भाशय में खुलता है और एक मूत्राशय में खुलता है। तो यहाँ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर दोनों एक ही संयुक्त होते हैं। उसी में नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों एक ही होते हैं, इसमें मूत्र मार्ग और जनन मार्ग अलग अलग होते हैं मादा में। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जिससे हम शुरू करते हैं। आपको पता है, मैंने एक और बताया कि मादा में क्या प्लेसेंटा झिल्ली होती है, जिससे वो भ्रूण जुड़ जाता है, और प्लेसेंटा से वो भोजन करता है, उसी से उत्सर्जन करता है। सब कुछ प्लेसेंटा से, केवल माता के शरीर से प्लेसेंटा से ही बच्चा जुड़ा रहता है, जिसे हम नाल कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखो आइए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो
इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। वर्षण, वर्षण क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण। देखो मैं बता देता हूँ, वर्षण क्या करता है? शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? निर्माण, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? शुक्राणु का वर्षण करता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित भी कौन करता है? शुक्राणु ही करता है। वो वर्षण द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। शुक्रवाहिका शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। किसको? शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है। अंडाशय, जिसमें अंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंड, अंडाणु पाए जाते हैं, जो जन्म के समय ही लड़की के साथ पाए आते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं। अब देखो अंडाशय में अंडाणु होते हैं। अंडवाहिका, अंडवाहिका में अंड उत्सर्जित होकर जाता है और निषेचन होता है। अंडवाहिका में अंड जाता है और वहाँ पर क्या हो? निषेचन होता है। ये हो गया। फिर गर्भाशय, गर्भाशय में क्या? भ्रूण बड़ा होता है। गर्भाशय में भ्रूण बड़ा होता है, बच्चा बनता है और वो बच्चा अपना विकास डेवलपमेंट करके विकास होकर 9 महीने बाद में शरीर से बाहर आ जाता है। और प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या? भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। पोषण, उत्सर्जन सबका काम प्लेसेंटा ही करती है। ओके बच्चों, इसके कार्य ये हो गए, ये आपके वर्कशीट में दे रखे हैं और मैंने अच्छी तरह समझा दिया, आप ये कर देंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? वर्षण उदर गुहा के बाद स्थित इस वजह से होते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और शुक्राणु को बनने के लिए 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं चाहिए। इस वजह से वर्षण हमारे शरीर से बाहर होते हैं। अधिक टेम्परेचर में शुक्राणु बनते नहीं हैं। ओके बच्चों, अब देखो ये हो गया। इसके बाद में आइए आप थर्ड क्वेश्चन पे। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्योंकि गर्भाशय में क्या होता है? प्रत्येक माह गर्भाशय जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से एमसी पीरियड के बाद में गर्भाशय भ्रूण के लिए तैयार होता है, भ्रूण के लिए, और उसमें कई लेयर बनती है, उसमें लेयर बनती है। तो प्रत्येक माह वो बनती है। जैसे ही रोपण होता है गर्भाशय में, प्लेसेंटा से भ्रूण जुड़ता है तो उसमें रक्त का संचार बढ़ जाता है और वो एक तरह से बच्चे के शेप के लिए बहुत तैयार हो जाता है और उसमें कई प्रकार की बदलाव दिखाई देता है और उसमें उचित प्रकार के जगह होती है जिसमें से क्या वहाँ पर उसके पोषण, भ्रूण को पोषण मिलता है और प्लेसेंटा झिल्ली द्वारा भ्रूण जुड़ जाता है। तो इस प्रकार के बदलाव दिखाई देते हैं। ओके, मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जो जहाँ निषेचन होता है। तो आपको बताओ, चौथा क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत ही अच्छा है। इस अंडवाहिनी में, किसमें? अंडवाहिका में। ये अंडवाहिका में निषेचन होता है। कहाँ पर होता है? अंडवाहिका में निषेचन होता है। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट कंप्लीट रूप से अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, और यदि उस कमेंट बॉक्स में भी नहीं बता पाता है तो वो पर्सनल मेरे नंबर पर मेरे से कॉन्टेक्ट करे और अपनी सभी डाउट क्लियर करे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग।